हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की मेरी स्पीड जो रहेगी वो थोड़ा तेज़ रहेगी क्योंकि 200 क्वेश्चन है, उनको कम समय में कंप्लीट करना है। तो आपको मेरी स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो राइट साइड में 3 डॉट बिंदु है, वहाँ से जाकर आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या होती है तो इसमें होती है 206। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 प्लस होती है। और उसका कारण ये होता है कि बच्चों में जो छोटा बच्चा होता है उसमें 300 प्लस इस कारण होती हैं हड्डियाँ, वो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो जो वो बड़ा होता जाता है बच्चा, उस हिसाब से उसकी हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो लास्ट में वयस्क अवस्था में जब आता है तो हड्डियों की संख्या उसकी 206 रह जाती हैं जुड़ जुड़ा कर। ठीक है, और हड्डियों में 99% जो होता है वो कैल्शियम पाया जाता है और 22% इसमें जल पाया जाता है हड्डियों में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा हृदय। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हृदय की सबसे बड़ी परत है तो ये मायोकार्डियम है। ठीक है। अगला देखते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है तो ये होती है 639। ठीक है, 639 मांसपेशियाँ होती हैं शरीर में। फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है तो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में। प्रश्न नंबर 8, फेफड़ों की क्षमता यानी वायु धारिता मापी जाती है तो ये स्पायरोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 9 है, आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एरिथ्रोसाइट को। ठीक है, और बात आई है आरसीबी की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होता है तो होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं होता है। और इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का, इसका 120 दिन होता है। और इसकी संख्या जो शरीर में होती है लगभग 50 लाख होती है यानी 5 मिलियन होती है। और ये ब्लड में पाई जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। इनका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में। आरबीसी डब्ल्यूबी यानी ब्लड का निर्माण जो है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी है, इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो अस्थिमज्जा में होता है। चलिए अगला देखते हैं। धूम्रपान करने से कौन सा रोग होता है? तो इम्फाइसीमा जो रोग होता है ये धूम्रपान करने से हो जाता है। कौन सा? इम्फाइसीमा। अगला प्रश्न नंबर 11, किडनी यानी गुर्दे का अध्ययन कहलाता है तो किडनी का अध्ययन कहलाएगा नेफ्रोलॉजी। प्रश्न नंबर 12, डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है इसकी बात करें तो इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है हमारे शरीर में लगभग 10,000 होती है। और इसको डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। और इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है। और इनकी संख्या होती है वो लगभग 10,000 होती है शरीर में। अगला देखते हैं। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो रोगों से रक्षा करना होता है शरीर में। अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो प्रतारिका। ठीक है, जिसे आइरिस बोला जाता है। प्रतारिका को क्या बोला जाता है? आइरिस बोला जाता है प्रतारिका को। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करेगी प्रतारिका यानी आइरिस। प्रश्न नंबर 15, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो ये सार्टोरियस मांसपेशी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है एलिसा जांच। प्रश्न नंबर 17 है। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऐसा मनुष्य का जो आँख का अंग होता है कार्निया, वहाँ पे क्या होता है? कार्निया में जो है रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कार्निया को नेत्र पटल कहते हैं। रिपीट करते हैं। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता और कार्निया को कहते हैं क्या? नेत्र पटल कहते हैं। प्रश्न नंबर 18,
मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न नंबर 20, दूरदृष्टि दोष की बीमारी को यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि की बीमारी जो होती है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और दूरदृष्टि की बात करें यदि, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब समझिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, वो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है? तो इसको मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। और इसकी जो बीमारी होती है इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और इनकी बीमारी यानी समस्या का समाधान पाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और इसको कहते हैं कि हाँ, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और ये होता कहाँ है? ये शरीर के किस अंग में होता है? ये गले में होता है। और गला क्या होता है? सूज जाता है, फूल जाता है। और उसका मुख्य कारण क्या होता है? गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। जब सूजन आती है तो वो फूलती है, तो उसी को कहते हैं कि गला सूज गया, घेंघा रोग हो गया। ठीक है, तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसी की वजह से हमारा जो गला है वो फूल जाता है, सूज जाता है, तो इसी को घेंघा रोग कहा जाता है। और घेंघा रोग होने का मुख्य कारण क्या है? आयोडीन की कमी शरीर में। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है? तो ये दांतों का इनेमल जो है ये होता है। ठीक है, जो दांत होता है, मान लो ये हमारा दांत है, ठीक है, ये दांत होता है, इसकी जो ये बाहरी परत होती है, ठीक है, इसमें दो परतें होती हैं, एक ये परत होती है अंदर की, एक ये बाहर की होती है। ठीक है, तो बाहर की जो ये परत होती है इसको क्या कहते हैं? इसको इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये जो बाहर की परत है इसको इनेमल कहते हैं। और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। और जो अंदर होता है इसको डेंटाइन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और यही सबसे मजबूत होती है। बाहर वाली जो इनेमल है, ये बाहरी जो परत है ये हमारी, ठीक, ये इनेमल कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो इसमें जिस व्यक्ति में, यानी ये बुजुर्गों में होती है अधिकतर। ठीक है, जरा दृष्टि दोष जो होता है बुजुर्गों में होता है। और इस समस्या में होता यह है कि जो व्यक्ति होता है इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति, उसको ना तो दूर की और ना ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाती, यानी दूर और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए या इससे निपटने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी जो लेंस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है चश्मे में। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से होता क्या है? रतौंधी होता है, जो कि रतौंधी में क्या होता है कि मतलब व्यक्ति को दिन की वस्तुएं स्पष्ट दिखाती हैं लेकिन अंधेरे या रात में वस्तुएं या रात को कम दिखता है। ठीक है, रतौंधी रोग जो होता है उसमें जिस मनुष्य को रतौंधी रोग होता है उसको क्या होता है कि मतलब दिन में सही दिखेगा लेकिन रात में या अंधेरे में उसको साफ नहीं दिखता है। और विटामिन ए जो है ये पाया जाता है गाजर व पपीता में मुख्य रूप से पाया जाता है। और विटामिन की खोज किसने करी थी? सी फंक ने करी थी। कब करी थी? 1911 में करी थी। एक ही नहीं बात करें, विटामिन की बात करें, विटामिन की खोज किसने करी थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने 1911 में करी थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है? गाजर और पपीते में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, क्षय रोग यानी टीबी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं,
और ये जो 6 रोग होता है BCG का टीका इसी रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। BCG का जो टीका होता है इसी रोग यानी TB रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक। कौन सा? केराटिन प्रोटीन होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, फाइलेरिया फाइलेरिया रोग से प्रभावित अंग है, यानी फाइलेरिया जिसके होता है उसका कौन सा शरीर का अंग प्रभावित हो जाता है? तो फाइलेरिया रोग को कहते हैं हाथी पाँव या पील पाँव, ठीक है। फाइलेरिया रोग जो होता है उसको हाथी पाँव या पील पाँव कहा जाता है। और इसमें होता क्या है फाइलेरिया में? जो एक पैर है, ठीक है, लगभग 90% मतलब केसेस में एक ही पैर सूजता है, ठीक है। कभी कभार 2 सूज जाते हैं, बाकी इसमें फाइलेरिया में ज़्यादातर अधिकतर एक ही पैर सूजता है और वो पैर हाथी के पैर जैसा हो जाता है सूजकर, ठीक है। मैंने देखा है फाइलेरिया वाले पेशेंटों को, तो इसमें क्या होता है जो पैर होता है एक पैर खास करके तो हाथी के पैर के जैसा हो जाता है मोटा सूजकर, ठीक है। तो इसमें तो इसीलिए कहा जाता है फाइलेरिया अंग जो है उससे कौन सा फाइलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें मुख्य रूप से पैर ही प्रभावित होते हैं, सूज जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा अंग की बात करी जाए तो ये अंग हो जाएगा त्वचा यानी स्किन जो हमारी होती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम होता है H5N1 और जो कि ये जो होता है ये पक्षियों को संक्रमित करता है, ठीक है। ये वायरस जो होता है ये पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं उनको संक्रमित करता है। अगला देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया में मुख्य रूप से क्या होता है? पानी से जो इसका ग्रसित व्यक्ति है हाइड्रोफोबिया से, उसे पानी से डर लगता है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है भय या डर, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब भय या डर, तो यानी जल से पानी से डर, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया में होता है पानी से डर लगता है पेशेंट को। अगला देखते हैं, और ये होता है विषाणु से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है, ठीक है। फीमर जिसे हम हिंदी में उरु अस्थि बोलते हैं, ठीक है। और ये पाई कहाँ जाती है? जांघ में पाई जाती है, ठीक है। पैर जो होता है ये थाई जो होती है जांघ में पाई जाती है। और इसके नीचे घुटना होता है, जो कि घुटना जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा हड्डियों का जोड़ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जोड़ होता है। और घुटने में जो ये ऊपर एक कटोरी टाइप की लगी होती है इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? हम थोड़ा मिस हो गया है माइंड से। तो ये टखना होता है, ठीक, पटेला, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं, ठीक, याद आ गया, पटेला बोलते हैं। और इसमें जो एक लिक्विड होता है जो उठने चलने में मदद करता है वो साइनोवियल पदार्थ होता है, ठीक है। कौन सा? साइनोवियल द्रव होता है। और बुजुर्ग लोग जो होते हैं तो उनमें गठिया रोग जब होता है तो यही साइनोवियल जो पदार्थ होता है लिक्विड होता है साइनोवियल, ठीक है। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनको गठिया रोग जब होता है तो वो जो हड्डी ये जो घुटना होता है इसमें जो साइनोवियल द्रव होता है उसकी कमी हो जाती है। और यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, कौन सा? यूरिक एसिड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, साइनोवियल द्रव की मात्रा कम पड़ जाती है, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ेगा, साइनोवियल द्रव घटेगा, तो उस समय व्यक्ति में क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर को रिपीट करते हैं, थोड़ा डीप चले गए, ठीक है। 33 नंबर हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर हड्डी होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और इसके नीचे घुटने की बात करें तो आपको कर दिया, सबसे बड़ा जॉइंट होता है घुटना। शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा होता है? घुटना होता है। और इसमें एक पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। और उसमें कौन सा द्रव पाया जाता है? उसमें साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जो कि गठिया रोग, जब साइनोवियल द्रव कम पड़ जाता है तो गठिया रोग होता है। और गठिया रोग में यूरिक एसिड बढ़ता है और साइनोवियल द्रव घट जाता है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएं, बात करें हम घुटने के नीचे, तो घुटने के नीचे हमारे 2 हड्डियां होती हैं, कौन सी? टीबिया और फेबुला। टीबिया सबसे शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? वो टीबिया होती है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, सबसे बड़ी 2 नंबर की शरीर में हड्डी कौन सी होती है? तो एक तो फीमर हो जाएगी, दूसरे नंबर पे टीबिया हो जाती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी टीबिया होगी और सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होगी। और ठीक है, टीबिया
हो जाएगी, और टिबिया की जो सहायक हड्डी होती है वो फेबुला होती है। तो यानी घुटने से और पंजे तक जो बड़ी सी लंबी हड्डी होती है, इसको मतलब इसमें 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फीबुला। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। बात करें सबसे छोटी मांसपेशी की तो स्टेपिडस होती है वो, ठीक है। ये जो स्टेपीज होती है हड्डी, इसी पे वो चिपकी हुई होती है। जब हड्डी छोटी है तो मांसपेशी भी वहाँ की छोटी ही होगी, ठीक है। तो स्टेपीज जो होती है एक मध्य कान में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो वो स्टेपिडस होती है, स्टेपिडियस होती है, ठीक है। स्टेपिडस होती है सबसे छोटी मांसपेशी जो कि मध्य कान में पाई जाती है। यानी इसी हड्डी जो स्टेपीज हड्डी होती है, इसी पे वो चिपकी हुई होती है, ठीक है। जब हड्डी छोटी है तो जाहिर सी बात है वो मांसपेशी भी छोटी होगी। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस है। और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? मध्य कान में पाई जाती हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं, BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी होता है इसका फुल फॉर्म। इसका जो टेस्ट होता है ये किससे संबंधित होता है? टेस्ट इसका तो हड्डियों में जो घनत्व होता है, और हड्डियों का घनत्व प्लस में हड्डियों की मजबूती की कितनी मजबूत हड्डियां हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हड्डियों का घनत्व जो है इस टेस्ट में देखा जाता है। BMD टेस्ट से क्या पता लगाया जाता है? तो हड्डियों का जो घनत्व होता है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। हड्डियों में कितना घनत्व है इसका पता लगाया जाता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है। और आयरन जो मिलता है वो हमें हरी मतलब जो सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो उनमें पाया जाता है। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है हरे पत्तों में, ठीक है। तो पालक वगैरह खाने से, शरीर में पालक है और साग है, इनका सेवन करने से हमें क्या मिलेगा? शरीर में लोहा यानी आयरन मिलेगा अधिक मात्रा में। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी की बात करें ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथ है, ठीक है, जिसे हम पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ सबसे छोटी होती है, इसको हम पीयूष ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसका वजन की बात करें, यदि आपसे पूछ ले कि इसका वजन कितना होता है तो 0.6 ग्राम होता है। और आउंस की बात करें तो 0.02 आउंस, ठीक है, 0.02 आउंस हो जाएगा, ठीक है। यदि ग्राम में पूछे तो 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। यदि आउंस की बात करें तो 0.02 आउंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। और जो ये पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, आपको बता दें, ये पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ जो होती है, मास्टर ग्रंथ जो होती है, ये 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है, किससे होता है? ये किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? टाइकोफाइटन कवक से। जो टाइकोफाइटन फंगस होता है, कवक होता है, उससे होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रिकेट्स सूखा रोग। रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण बच्चों में जो है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? यानी सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी और साथ में क्या कम हो? कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा भी जब कम होती है, विटामिन डी की मात्रा से और कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा जो कम हो जाती है मात्रा, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स जिसे बोलते हैं। और ख़ासकर ये जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब रिकेट्स रोग हो जाता है यानी विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी शरीर में हो जाती है, तो बच्चों की जो हड्डियां होती हैं उनको ये कमज़ोर कर देता है, ठीक है। तो उनको उठने चलने में दिक्कत होने लगती है, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें खास करके बच्चों में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का तापमान होता है, तो मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री हो जाएगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में मिले उसको ठोक देना वहीं पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। मानव शरीर में गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 23 जोड़ी या 46 कहिए, ठीक है। मानव शरीर में जो
गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी कहिए या 46 कहिए। अब आपको यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं कि जब आपको कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, तो इसको देख लेते हैं। जैसे ये पिता है, ठीक, पिता है, ये माता है। तो पिता में क्या होता है, यक्स वाई होता है गुणसूत्र, ठीक है, और माता में यक्स यक्स होता है, ठीक है। जब पिता का वाई और माता का यक्स, पिता का वाई माता का यक्स मिलता है तो हमेशा क्या होता है, लड़का पैदा होता है, ठीक है। क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। और जब पिता का यक्स माता का यक्स, यानी पिता का यक्स माता का यक्स होगा तो क्या हमेशा पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, ठीक है। क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी हमेशा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये पिता के पास गुणसूत्र जो होते हैं वो यक्स वाई होते हैं, माता के पास यक्स एक्स होते हैं। ये और जब इनका मिलन होता है, यानी पिता का वाई माता का यक्स जब मिलते हैं तो लड़का पैदा होने की 100% संभावना होती है, ठीक है। जब पिता का यक्स और उधर माता का यक्स मिलता है तो लड़की पैदा होने की 100% संभावना पाई जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन हमारा था 3 नंबर, मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी या 46 होती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो ये आनुवांशिक रोग है, ठीक है, आनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त जो, जैसे मान लो हमारा शरीर कहीं पे कट जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो व्यक्ति का जैसे कहीं ब्लड हल्का फुल्का चीरा कांटा फटा लगा तो उसमें जो ब्लड निकलता है वो क्या होता है, वो कुछ समय बाद स्वतः हम उसको दबा दीजिए हल्का तो मतलब वहीं पे जाम हो जाता है, रुक जाता है ब्लड आना। लेकिन जो हीमोफीलिया की जो बीमारी है जिस व्यक्ति में, ठीक है, उस व्यक्ति में ये जल्दी रुकता नहीं है, मतलब जो ब्लड का थक्का होता है वहाँ पे जमाव होता है वो नहीं रुकता है, बंद नहीं होता, इसलिए हमेशा मतलब अधिक समय तक खून निकलने की संभावना उसमें बनी रहती है, ठीक है। और जो नॉर्मली व्यक्ति है उसका जैसे ब्लड निकल रहा है हल्का फुल्का तो उसको दबा दीजिए, तो वहीं पे आप 2 मिनट दबाएंगे, 1-2 मिनट, तो वहीं पे आप क्या होगा, वो रुक जाएगा, सूख जाता है, जम जाता है ब्लड। लेकिन जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है उसमें क्या है, वो ब्लड जल्दी बहना जो है बंद नहीं होता है, ठीक है। ये कारण है। और जो हीमोफीलिया रोग होता है ये वंशानुगत लक्षण होता है, ठीक है। और वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाते हैं। और वंशानुगत जो लक्षण है इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, मटर के पौधे पर किया था उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये होता है परामस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, परामस्तिष्क, ठीक है। अगला देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है तो इसमें हो जाएंगी डेका, यानी DEKA जो होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं। बात करें जल में घुलनशील होने की तो जल में घुलनशील होती हैं कौन सी, B और C, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो B और C जो विटामिन होते हैं वो छिली हुई सब्जियों से निकल जाते हैं धोने पर, ठीक है। तो डेका जो होती है यानी DEKA जल में वसा में घुलनशील होती है, और जल में घुलनशील की बात करें तो BC हो जाती है, ठीक है। और विटामिन सबका प्रयोग यानी विटामिन की खोज किसने थी, सी फंक ने 1911 में करी थी। अगला देखते हैं, और विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीरों में, तो विटामिन से हमें 1% भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से केवल हमें जो शरीर में जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए, लड़ाई करने उनसे यानी रोगों से रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए हमें फ़ायदा मिलता है विटामिन से, ठीक है। तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल रोगों से रक्षा करनी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शरीर में जो विटामिन बनता है वो विटामिन D बनता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हमारे शरीर में विटामिन बनता है, निर्माण होता है सबसे तेज, तो विटामिन D का शरीर में सबसे तेज निर्माण होता है, बनता है विटामिन D। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन नाम है। अगला देखते हैं, और विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है शरीर में, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है अगला, 48 नंबर, दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है आवश्यक होता है। दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। दांत जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं दांतों के लिए निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। और बात करें दांतों की, तो दांतों में जो रोग होता है वो पायरिया, दांत और मसूड़ों में जो रोग लगता है वो पायरिया रोग लगता है। और पायरिया रोग में होता क्या है
कि जो व्यक्ति होता है, पायरिया से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है। और पायरिया रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। और विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है? वो स्कार्बी रोग होता है। और खासकर ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और मुख्यतः आंवले में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए जो होता है लाभदायक होता है। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगला देखते हैं। वह कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? तो विटामिन जो है सी जो है मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, 100% की बात नहीं कर रहे हैं, 10-5% जो मांसाहारी भोजन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो 10-5% मांसाहारी भोजन होते हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन अधिकांश की बात करें कि मतलब अधिकांश मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो अधिकांश मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, रिपीट करते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53। लब और डब ध्वनियाँ शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? तो ये होती हैं हृदय से संबंधित। जो वाल्व होते हैं, जब वाल्व उठते और बैठते हैं तो वो उसमें कौन सी ध्वनि निकलती है? लब और डब। लब वो मोहब्बत वाला नहीं, ये वाला दूसरा है, दिल वाला। हालांकि दिल की वही वो भी बात होती है, लेकिन दिल की ये भी बात है, लेकिन यहाँ पे हम अलग सेंस में, पढ़ाई के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लब और डब ध्वनियाँ शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? तो हृदय से संबंधित हैं। ठीक है, जब वाल्व हमारे बंद होते हैं, खुलते हैं, तो वहाँ पे कौन सी ध्वनि आती है? लब और डब की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। चलिए अगला देखते हैं। मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये सियालिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सियालिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो ये मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इंसीजर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कौन सा दांत होता है? इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी से समझा देते हैं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है। एक दांत, 2 दांत, 3 दांत, 4 दांत। ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला हो गया जानवर वाला, और इसको ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 ठोर इधर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आगे के जो दांत होते हैं 4 ठोर। ठीक है, ये मान लो हम ऊपर का हिस्सा बना दिए हैं आपके दांतों के 32 का। ठीक है, 32 का जो ऊपर का हिस्सा आपका है वो मैंने बना दिया है यहाँ पे। तो ये इसमें ये जो आगे के 4 दांत हैं इसको क्या कहते हैं? इसको इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। तो इनकी संख्या हमारे 4 यदि नीचे हैं, सॉरी 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे दांतों की? 8 हो जाएगी। ठीक है, ये कैनाइंस दांत होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। ठीक है, 2 होते हैं ऊपर, 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे हो जाएंगी। तो कैनाइंस की कितनी संख्या हो जाएगी? तो इनकी भी 4 संख्या इनकी टोटल हो जाएगी दांतों में। फिर इसके बाद ईंधर देख लेते हैं। 2 ईंधर हैं, 2 ईंधर हैं, इनको प्रीमोलर्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स बोलते हैं। तो 2 ईंधर इस साइड में हैं, 2 इस साइड में हैं, तो 2 2 4 हो गए। तो ऊपर ये 4 हैं तो 4 नीचे भी 2 होंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीमोलर्स कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। और बाद में बनते हैं ये बड़े बड़े दांत। 3 इधर पाए जाते हैं, 3 इधर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको दाढ़ बोलते हैं गांव में। क्या देहात में इनको क्या बोलते हैं? दाढ़ बोलते हैं, बोला जाता है। ठीक, तो दाढ़ यानी मोलर्स इनको कहते हैं। ठीक है, और इनकी भी कैटेगरी होती है। मोलर्स मतलब 3 इधर होंगे, मोलर्स 3 इधर, यानी 3 दाढ़ इधर होंगी, 3 दाढ़ इधर होंगी। ठीक है, अब इसमें भी कैटेगरी होती हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों में कौन सा मोलर्स नहीं पाया जाता है? तो बच्चे में जो ये थर्ड वाला लास्ट वाला मोलर्स है, तीसरे नंबर की दाढ़ जो होती है बच्चों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बच्चों में नहीं, पुरुषों में पाई जाती है, जो यंग होते हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन बच्चों में नहीं पाई जाती है। बच्चों में और एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं प्रीमोलर्स एक भी दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। और साथ में एक जो है मोलर्स दांत भी, थर्ड नंबर का जो होता है मोलर्स, वो भी नहीं पाया जाता है। यानी बच्चों में कोई भी प्री मोलर्स दांत नहीं पाया जाएगा, और जो थर्ड नंबर का मोलर्स है वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 200 क्वेश्चन है इसमें और उनको कम समय में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा इतनी स्पीड में भी। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 56, मनुष्य के शरीर का रंग किस वर्णक या रंजक पर यानी पिगमेंट के द्वारा होता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर का रंग किस वर्णक या रंजक द्वारा होता है? तो ये मेलानिन जो है, मेलानिन जो होता है, मेलानिन इसके द्वारा होता है। और ये भैंसों में इसकी संख्या अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए वो भैंस जो है काली होती हैं। ठीक है, मेलानिन जो होता है भैंस या भैंसा में बहुत अधिक मात्रा में उसमें मेलानिन की मात्रा होती है, इसीलिए उनका रंग देखिए हमेशा काला ही मिलेगा, सफ़ेद भैंस ना के बराबर मिलेगी आपको। लेंस की प्रकाशीय क्षमता किसमें मापी जाती है? तो ये लेंस की प्रकाशीय क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये मैंने तीनों फॉर्मेट में लिख दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रिपीट करते हैं इसको, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सेंटीमीटर में बात करें तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 250 मिलीमीटर हो जाएगा, और मीटर की बात करें तो 0.25 यानी 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर या फिर 250 या फिर 0.25 मीटर्स होती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, यानी RBC WBC प्लेटलेट्स, ठीक है, का निर्माण कहाँ होता है? तो इन सब का निर्माण कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में होता है। RBC का फुल फॉर्म तो आपको बता चुके हैं कि इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और WBC का वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। इसको रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। WBC को श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा है 60, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ठीक है, रिपीट करते हैं, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करती है, बनाए रखती है। ठीक है, अगला देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 2 से 5 दिन का होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या होती है तो ये 33 हो जाती है। हृदय कौन सी मसल्स का बना होता है? तो ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, यानी हमारे जो हृदय में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो कार्डियक मसल पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन का होता है। हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। गोम्फोथ्रोसिस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो ये दांत और मसूड़ों में पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और इसका जो विटामिन डी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत होता है तो वो होता है सूर्य की रोशनी, वो भी प्रातःकाल, दोपहर में नहीं, प्रातःकाल जो है वही सूर्य निकलने के समय जो है उसका मतलब सनशाइन करिएगा, धूप सेंकिएगा तो उससे हमें विटामिन सी मिलेगी प्रातःकाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं व श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो इनका अनुपात जो होता है 600 होता है लाल रक्त कणिकाओं का, और 600:1 जो होता है उसका WBC का होता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितने अनुपात में? 600 होती हैं, और 600 पे 1 जो होती है वो श्वेत रक्त कणिका का अनुपात होता है। चलिए अगला देखते हैं, यानी 600:1 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है? तो विटामिन के जो होता है वो थक्का बनने में सहायक होता है। इसका फुल जो रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, विटामिन जो रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? विटामिन के करता है, और कैल्शियम भी करता है। लेकिन यहाँ पे विटामिन की बात करी गई तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो फाइलोक्विनोन होता है। प्रश्न नंबर 72, मानव शरीर में सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, मानव रक्त में सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 73, रेडियस और अल्ना
हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हाथ में पाई जाती हैं, ठीक है। कोहनी से कलाई तक यानी एल्बो जो होती है, एल्बो से और कार्पल्स तक की जो हड्डी होती है हाथ की, उसमें कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना पाई जाती है, ठीक है। और कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर। मानव शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो मोनोसाइट होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है, मोनोसाइट हो जाएगी। अगला को देखते हैं। प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। अगला को ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये बाजू में पाई जाती है, ठीक, जहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप होते हैं, ठीक है। कोहनी और कंधे के बीच में जो हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बाइसेप जो ट्राइसेप होते हैं वो वाली हड्डी होती है, ठीक है। सॉकेट एंड बॉल जोड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये कंधे में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, जिसमें से जो है ओ रक्त समूह जो होता है वो सर्वदाता होता है, ठीक, यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा, ओ रक्त समूह जो होता है, कौन सा, ओ रक्त समूह जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसको हम रक्तदाता सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी ग्रुप से, ए बी जो है वो सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और ओ जो होता है वो सबको दे सकता है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत यानी लीवर में होता है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी या 24 कह लीजिए, 12 जोड़ी या 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं कौन सा, 81 है। मानव में सबसे छोटी कोशिका है, तो ये शुक्राणु होती है, यानी जो पुरुष का स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है, तो शुक्राणु हो जाएगा। अगला देखते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो महिलाओं का अंडाणु जो है ये सबसे बड़ी, मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, महिलाओं का अंडाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं, तो इसको प्लूरा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पित्तरस यानी बाइल, ठीक, मानव शरीर में पित्तरस यानी बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो ये यकृत द्वारा बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 86। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो ये देखो 65% जल पाया जाता है मानव शरीर में औसतन। अगला देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, तो जो हमारा लीवर होता है, यकृत होती है, जो इसकी मतलब रिकवरी की जो मतलब रेट कहिए, रिकवरी जो करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। मान लो कहीं पे आप कट जाते हैं, तो यदि मान लो कहीं पे आप हाथ में पैर में कट गए, तो वो जो कटा हुआ जख्म है वो सही होने में ये नॉर्मली 10 दिन लगाता है। उसी दिन आप लीवर में उतना ही कट जाते हैं, तो 10 दिन की अपेक्षा वो मतलब 10 दिन से पहले ही रिकवर कर देगा उसको, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा। 87 नंबर। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है, तो ये यकृत होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 88। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। अभी आपको हम क्षारीय और अम्लीय में डिफरेंस बताते हैं। जैसे मान लो ये 7 है, ठीक है, तो ये 7 न्यूट्रल होता है। इसके पहले का जितना होगा 6 हो जाएगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये अम्लीय होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 जो होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। 7 के ऊपर 7.4, 8, 9 ये हो जाएगा 8, 9, 10, ये 14 तक, यहाँ पर कितने तक, 14 तक होगा, ठीक है। तो 1 से 6 तक जो होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। ये जो है न्यूट्रल होगा, इसमें दोनों होंगे, ठीक है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो 1 से 6 तक क्या होगा, 1 से 7 तक जो है मतलब 1 से 6 तक क्या होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। फिर 7 जो है न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 के ऊपर जाएंगे तो ये सब क्या होंगे, ये क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी, 1665 में करी थी, ठीक है। और इन्होंने उस समय जब करी थी तो मरी हुई कोशिकाओं की खोज करी थी, जीवित कोशिका की खोज इसने नहीं करी है इन्होंने, ठीक है।
1665 में रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं 90 नंबर को, रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 91 देखते हैं क्या है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाग ने करी थी। और कब करी थी? 1674 में करी थी। अगला क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य होता है तो शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है WBC का मुख्य कार्य। अगला है सर्वदाता रक्त समूह है O। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह है तो ये AB हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा में होती है। इसको क्या कहते हैं? स्पेलिंग ये लिख गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा आप सही कर लीजिए। स्पेलिंग नहीं, यहाँ पे स्प्लीन होना चाहिए। ठीक है तो इसको रिपीट कर देते हैं एक बार, थोड़ा मिस्टेक हो गई है छपिंग में, टाइपिंग में। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये होती है प्लीहा में। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और इसका एक और नाम है तिल्ली। ठीक है, तो रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी तिल्ली यानी स्प्लीन में होती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 97, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है इसको क्रिस्टी कहते हैं। अगला देखते हैं, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र है तो इसमें पुरुषों में XY पाया जाता है। अगला देखते हैं, महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र है तो इसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ 100 नंबर है, शतक लगने वाला है मेरा। अगला देखते हैं, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बोप्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, पाए जाते हैं दोनों प्लाज्मा में। अगला है, सेक्स हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं सेक्स हार्मोन। अगला देखते हैं, मलेरिया से प्रभावित अंग है तो ये प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली जो रोग मतलब अंग होता है मलेरिया से प्रभावित हो जाता है। मलेरिया होने पे कौन सा शरीर डैमेज होगा? स्प्लीन या प्लीहा। अगला देखते हैं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। जो पेसमेकर टेस्ट होता है इसमें हमारे जो शरीर हृदय में जो जितनी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे होगा? हृदय से होगा। चलिए अगला देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का शरीर में लेवल होना चाहिए तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का शरीर में लेवल कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगला है, रक्त किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो पुरुषों में होती है 5.5 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर होती है। ठीक है, पुरुषों में कितनी है? 5.5 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर होती है औसतन। अगला देखते हैं, पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेस्टिरोन। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, टेस्टिरोन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। अगला देख लीजिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, यकृत का अध्ययन कहलाता है तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी नहीं, हेमेटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन होता है, ये होता है हेपेटोलॉजी। ठीक है, तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। अगला देखते हैं, सांस लेते समय क्वेश्चन है, सांस लेते समय ऑक्सीजन कितनी ग्रहण की जाती है? तो ये ग्रहण की जाती है 21%, और नाइट्रोजन जो है वो 78% ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% ग्रहण की जाती है। अब आपको इसको थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो 21%, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हो जाएगा 0.03%। ठीक है, तो ये हो गया ग्रहण करने का। फिर इसको जब हम रिलीज करते छोड़ते हैं तो ये तो सेम रहता है, 78% रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 78% रहेगा। ऑक्सीजन 21% लेते हैं तो ये जब बाहर निकालते हैं इसको तो ये कम पड़ जाती है, 17% रह जाती है। ठीक है, और ये जो होती है इसको हम ग्रहण करते हैं
0.03%, तो ये कितनी निकल कर आती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये 4% हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं उसमें हमारे अंदर तीन चार ठोर गैसें अंदर जाती हैं, तो उसमें जो है 78% हम जो है नाइट्रोजन लेते हैं अंदर, कितनी 78%, और रिलीज कितनी करते हैं, सेम उतनी ही रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी जितनी अंदर करी थी उतनी हमने बाहर छोड़ दी। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन 21% जाती है साथ में, और छोड़ते हैं तो 17% रहकर निकलती है। ठीक है, लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 17%। फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% लेते हैं, लेकिन जब रिलीज करते छोड़ते हैं तो वो बढ़कर 4% हो जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, मानव शरीर में किस हार्मोन्स को इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसकी उपस्थिति होती है। प्रश्न नंबर 114, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है, तो अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, माता और पुरुष में जो पुरुष होता है, पिता होता है, उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में YY पाए जाते हैं। तो पिता ही जिम्मेवार होता है, बच्चा होगा या बच्ची होगा, इसमें पता लगाने में उसका जो गुणसूत्र होता है वही जिम्मेदार होता है पिता का। ठीक है, तो पिता का Y, माता का X जब मिलेगा तो लड़का होगा, और पिता का X और माता का X मिलेगा तो XX मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। अगला देखते हैं, रक्त किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है, तो रक्त बना होता है प्लाज्मा और रुधिराणु से। ठीक है, तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में, रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है, तो ये 60% होता है। ठीक है, रुधिराणु की बात करें तो रुधिराणु में 40% होता है। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा की जो भागीदारी है वो 60% की है, और रुधिराणु जो होता है उसकी परसेंट की बात करें तो वो 40% पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त में प्लाज्मा 60% और रुधिराणु जो होता है वो 40% पाया जाता है। अगला देखते हैं, किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है, तो ये सोते समय। ठीक है, सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो रुधिराणु होता है जिसकी ब्लड में भागीदारी 40% की होती है, उसमें क्या होता है, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको RBC, WBC और प्लेटलेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, ऑक्सीजन व गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और गैस शब्द मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब हम हवा अंदर लेते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही थोड़ी ना जाती है, अंदर ऑक्सीजन जाती है, प्लस में नाइट्रोजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती हैं, और बहुत सारी जो बहुत 0.0 करके बहुत सारी गैसें होती हैं वो भी जाती हैं साथ में उसके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑक्सीजन के साथ में गैसों का शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन व गैसों। क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो करेगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन व गैसों का, जो कि सही है, ऑक्सीजन व गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो ये गैसों का परिवहन करता है। शुद्ध क्वेश्चन ये इस तरीके से बनना चाहिए कि गैसों का परिवहन शरीर में कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर होती है, तो ये 16 से 20 बार होती है। ठीक है, कितनी होती है, हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन ये थोड़ा प्रमाणिक है, 16 से 20 बार जो है प्रति मिनट होती है। चलिए अगला देखते हैं, और मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और उस आदमी का तो जो थोड़ा लबेरिया यानी लब के चक्कर में पड़ा है, लबेरिया के चक्कर में, उसका तो कुछ ज़्यादा ही धड़केगा। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें यदि, तो मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। अगला देखते हैं प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 120 है, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम। ठीक है, जिसको EEG बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम से क्या पता लगाया जाता है, तो मस्तिष्क की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की स्थिति का पता लगाया जाता है कि मस्तिष्क जो हमारा है वो किस अवस्था में है। ठीक है, सामान्य अवस्था में है कि असामान्य अवस्था में है, इसका पता लगाया जाता है किससे, EEG से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं, तो 38 जो है अणु प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं, हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ECG का
क्या क्वेश्चन रिपीट करते हैं थोड़ा। हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ईसीजी का, ठीक है। और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 123, मास्टर ग्रंथ यानी पीयूष ग्रंथ कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, तो ये 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने में बनाए रखता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम है, ठीक है। अगला देखते हैं हिंज जोड़ यानी हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये कोहनी व घुटने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथ से निकलता है, तो अवटु ग्रंथ यानी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 127, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन्स सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, तो एड्रेनेलिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। बाल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो कूल्हे व कंधे में पाए जाते हैं। मांसपेशी और हड्डियों के जोड़ को कहते हैं, तो मांस और हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं, हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। मांस रिपीट करते हैं इसको, मांस और हड्डियों यानी मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, इसको टेंडन कहा जाता है, ठीक है। और रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है। रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला देखते हैं हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो इसको यानी जहाँ पे हड्डी जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। और मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसको सेलेक्सोर कहते हैं, यानी मांस और मांस के, ठीक है, मांस और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं, सेलेक्सोर कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको, हड्डी और मांस के जोड़ को, हड्डी यानी मांस और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ठीक है। मांस और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ठीक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। और मांस को मांस से यानी मांस और मांस का जो जोड़ होता है उसको सेलेक्सोर कहते हैं। अगला देखते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है, तो पैरोटिड होती है। कौन सी, पैरोटिड होती है ग्रंथि सबसे बड़ी, ठीक है। लार की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, लार की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी लार ग्रंथ होती है पैरोटिड होती है, ठीक है। अगला देखते हैं 134, किडनी यानी वृक्क में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, ठीक है। यानी जो गुर्दा होता है या शरीर में पथरी बनती है गुर्दे में या पित्त में कहीं भी, तो जो पथरी बनने का मुख्य कारण होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, यानी शरीर से जो मतलब शरीर है, शरीर से जो ब्लड हमारे हृदय में जाता है, ठीक है, मतलब जाता नहीं लाता है जो, ठीक है, जो हृदय से ब्लड को हमारे मतलब शरीर से रक्त को हमारे हृदय में लाता है उसे क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और जो हृदय से अगला है इसको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो शरीर से हृदय की ओर यानी जो शरीर से हृदय में जो ब्लड आता है उसको कौन लाता है, शिरा लाता है, ठीक है। और हृदय से बाहर ले जाता है यानी पूरे शरीर में जो पंप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको धमनी बोलते हैं, ठीक है। धमनी का कार्य क्या है, हृदय से खून पूरे शरीर में पहुंचाना, और शिरा का कार्य है पूरे शरीर का जो ब्लड होता है उसको हृदय में लाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला है प्रश्न हमारा 137 नंबर, हृदय से शरीर की ओर रक्त हो, ठीक, यहाँ पे रक्त होना चाहिए। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इसको धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं, ठीक है। हृदय की कितनी परतें होती हैं, तो हृदय की 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। हृदय की कितनी परतें होती हैं, 3 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, नंबर याद कर लेना। पहली कौन सी है, पेरिकार्डियम, दूसरे नंबर पे यानी बीच वाली मायोकार्डियम, और लास्ट वाली यानी तीसरी जो होती है उसको इंडोकार्डियम कहा जाता है। अगला देखते हैं नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये कार्निया दान जो है किया जाता है, कार्निया को नेत्र पटल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटस मैक्सिमस होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती है। अगला है मांसपेशियों में जल पाया जाता है, तो 70 से 80% जो है मांसपेशियों में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है 142, कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य होता है, ठीक है। कान जो हमारे होते हैं उनका सुनने के अलावा
और कौन सा कार्य होता है, तो कानों का सुनने के अलावा जो है शरीर का संतुलन बनाने में भी मदद करता है। अगला देखते हैं, पीलिया रोग यानी जिसे हम जॉइंडिस कहते हैं, पीलिया रोग किस कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है, यानी विषाणु मतलब वायरस, ठीक। और इससे जो पीलिया से प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो दांतों का इनेमल होता है। अभी आपको मैंने बताया था आकृति बनाकर कि जो ये इनेमल ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो बाहरी परत होती है दांतों की, दांत की बाहरी परत होती है, ये होती है क्या, इनेमल, ठीक है। और ये सबसे शरीर का सबसे कठिन भाग होता है, और ये बीच में जो होता है ये डेंटाइन होता है, भाग कौन सा, डेंटाइन, और ऊपर होता है इनामिल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसका जो आकार होता है पीयूष ग्रंथि का, ये मटर के दाने के जैसा होता है, और इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है, और इसका जो अंश में बात करें तो 0.02% जो होता है, सॉरी अंश 0.02 अंश होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कीमोथेरेपी का उपयोग किस रोग में किया जाता है, तो ये कैंसर में किया जाता है कीमोथेरेपी का प्रयोग। अगला देखते हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 148 है। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। अगला देखते हैं, शरीर में पित्त एकत्र कहाँ होता है, तो निर्माण जो होगा पित्त का जो निर्माण होगा वो यकृत में होगा, ठीक है। और ये इकट्ठा कहाँ होगा, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये टोटल 8 हड्डियाँ मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 151 है, त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो एपिकार्डियम कहलाती है, ठीक है। त्वचा की जो ऊपरी परत होती है वो एपिकार्डियम कहलाती है, और त्वचा की 3 परतें होती हैं, ठीक है। नंबर याद कर लेना, 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी, पहली होती है इसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है, सही है, देख लेते हैं इसको। 51 नंबर क्वेश्चन है त्वचा का, रिपीट करते हैं इसको। त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिडर्मिस, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसकी 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो इसकी पहली होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, फिर होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर जो बात करी जाती तो हमारा लीवर यानी यकृत हो जाती, ठीक है। सबसे अधिक की बात करते तो लीवर यानी यकृत हो जाती, लेकिन सबसे कम की बात करी गई है कि मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, यानी दोबारा रिकवर होने की सबसे कम संभावना किसकी होती है, या क्षमता किसकी कम होती है सबसे, तो वो मस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क जो हमारा होता है एक बार डैमेज हो गया तो उसको जल्दी मतलब रिकवर नहीं होता है, जल्दी रिकवर नहीं होता, जबकि यकृत वगैरह है तो लीवर वगैरह है वो जल्दी से मतलब रिकवर हो जाता है स्वतः ही। कुछ केसेस में हल्की फुल्की चोट लगती है, डैमेज होता है तो वो स्वतः ही रिकवर कर लेता है। अगला देखते हैं, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है, तो ये होता है स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, और ये होता है सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। तो 120/80 mmHg होता है। तो जो मतलब जो 120 का मतलब ये होता है जो शरीर हमारे मतलब वो ब्लड जो है हमारे शरीर से मतलब जब विभिन्न अंगों तक जाता है, ठीक है, तो जाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, 120 mmHg। जो जाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, पूरे शरीर में जो संचार होता है ब्लड का सर्कुलेट होता है जो जाता है पूरे शरीर में, उसको क्या कहते हैं, 120, ठीक है, mmHg। और वही जो ब्लड वापस लौट के आता है तो उसको क्या कहते हैं, 80 mmHg, ठीक है। तो जाने वाला जो होता है मतलब सभी अंगों में जो जाता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। जाने वाला जो होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, और सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mmHg होता है, उसे सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। वही ब्लड जब वापस लौट के आता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, नॉर्मली 80 होती है, 80 mmHg होती है, और इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है समझ में गए होंगे कि 120 जो होता है mmHg वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 होता है बटे में 80 होता है तो वो जो वापस आता है ब्लड
उसको 80 mmHg होता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है आप उम्मीद करें समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 154 है। क्या है? ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्लड कैंसर जब होता है तो इसमें मुख्य रूप से जो WBC जो होती हैं उनकी संख्या असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। जो ब्लड कैंसर होता है उसमें जो WBC होती है उसकी संख्या जो असामान्य तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है WBC की संख्या, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो ये होता है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है औसतन, ठीक है। प्रश्न नंबर 156, रक्त में शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ये किडनी यानी वृक्क करता है। शरीर में जो है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ये किडनी करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 157, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम जो हैं ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। सॉरी, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कौन सा? 158, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? तो ये प्रामस्तिष्क को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? प्रामस्तिष्क को कहा जाता है। अगला है, ब्लड कैंसर में किसकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है? तो WBC की बढ़ जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय है, ठीक है। कौन से? अग्नाशय है। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जो हैं वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे अच्छे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव लग रहे हैं, परीक्षा ओरिएंटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? पहाड़ या ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ी पे या ऊंचाई पे या पर्वतों पे जाने पर, यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर ऊंचाई पर जाने पर लाल रक्त यानी RBC की संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें असर पड़ता है जो RBC की जो संख्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या पर क्या असर पड़ेगा? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाने। और इसका कारण ये होता है कि वहाँ जो ऊंचाई पर जाता है व्यक्ति, तो ऊंचाई पे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उतना नहीं होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसीलिए जो है इनकी संख्या बढ़ जाती है। उसका जिम्मेवार कौन होता है? उसका जिम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन को मतलब लाना ले जाना होता है, ठीक है। इसीलिए वो इसका जो RCB की संख्या बढ़ती है उसका जिम्मेवार कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? पहाड़ यानी ऊंचाई पर जाने पर लाल रक्त कणिकाओं पर क्या असर पड़ेगा? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्या है? जो 164 है। रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 165 है। मनुष्य के फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। प्लूरा जो होती है, जो फेफड़े हमारे होते हैं उन पर जो एक गुलाबी रंग की झिल्ली होती है उसे ही प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगला देखते हैं 166 नंबर। इंसुलिन एक तरह का क्या है? तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, मैं पानी पी रहा हूँ, थोड़ा पी लेता हूँ। क्योंकि वीडियो लंबा है, थोड़ा गला सूख जाता है लगातार बोलने में। तो हाँ, देखते हैं। प्रश्न नंबर 166 था। इंसुलिन एक तरह का होता है तो ये प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। बंदर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 24 जोड़ी पाए जाते हैं। 24 जोड़ी कहे या 48 गुणसूत्र कहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक की देन है? तो ये जोहानसन जोहानसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 170। मानव शरीर में किस ग्रंथ को
हेड मास्टर ग्रंथ या सुपर मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, तो ये होती है हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथ नहीं, मास्टर ग्रंथ पीयूष ग्रंथ को कहते हैं, जिसे हम पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ कहते हैं, उसे ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हुई हेड मास्टर या सुपर मास्टर की, तो हेड मास्टर या सुपर मास्टर किस ग्रंथ को कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। अगला देखते हैं, नवजात शिशु को BCG का टीका कब दिया जाना चाहिए? तो मतलब जन्म के 48 घंटे के अंदर ये देते हैं तो वो मतलब सबसे क्रूशियल टाइम माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 172, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले विश्लेषण डीएनए का किया था। अगला देखते हैं, किस कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, और उसमें क्या आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला देखते हैं, मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई, मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। अगला देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये भी आंत जो है प्रभावित हो जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 176, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई होती है, तो ये 7 मीटर की लंबी होती है। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, वो भी 99% कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में। जल की बात करें तो जल इसमें पाया जाएगा, मतलब कैल्शियम जो होता है इसमें 99% मतलब हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, और लगभग 22% जल पाया जाता है। अगला देखते हैं, मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है, मानव का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़े होते हैं। ये नाक जो मुंह होता है ये हमारा सांस लेने का एक रास्ता है, लेकिन जो श्वसन अंग होता है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो मुंह है और नाक है ये केवल सांस लेने के रास्ते हैं, लेकिन जो श्वसन अंग होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या होता है? फेफड़ा होता है। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं, हाथ की कलाई में हड्डियों की संख्या होती है, तो हमारे जो हाथ होते हैं उनकी जो कलाइयाँ होती हैं, कार्पल्स होती हैं, तो एक कलाई में 8 हड्डी, दूसरी में 8 हड्डी, तो टोटल कलाई, दोनों कलाइयों में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कलाई में कितनी हड्डी? तो एक कलाई में 8 हो जाएंगी, तो दोनों में 16 हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं, टीबिया और फिबुला हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये निचले पैर में पाई जाती हैं। टीबिया हड्डी जो होती है ये सबसे चमकीली, जो क्वेश्चन आता है सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो वो टीबिया होती है। ठीक है, कौन सी होती है? वो टीबिया होती है, और टीबिया हड्डी शरीर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और टीबिया हड्डी की जो सहायक हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको फिबुला बोला जाता है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? घुटने से पंजे के बीच में जो नर्रा होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं टीबिया, और फिबुला हड्डी वहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो होता है उसे उड़ो लड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 182, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो एशरिकिया कोली। ठीक है, एशरिकिया कोली जो है जीवाणु पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। ठीक है, जोहान फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। कब करी थी? 1869 में करी थी। ठीक है, अगला है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न नंबर 185, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला देखते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो ये औसतन होता है 1350 ग्राम। आपको मिल जाएगा किताबों में, बुक्स में, अलग अलग किताबों में लिखा मिलेगा, कहीं पर 13 से 14 ग्राम, 13 से 1400 ग्राम, कहीं पे आपको 1500 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन जो औसतन की बात करी जाएगी तो ये सबसे शुद्ध वाला है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, औसतन। अगला है क्वेश्चन हमारा, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं या हरी होती हैं? तो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति जो होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 188, मानव के शरीर में पाचन अधिकांश भाग कहाँ संपन्न हो जाता है? ठीक है, रिपीट करते हैं इसको थोड़ा, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये पाचन जो है छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस, इसके बारे में हम आपको बता दें, डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है, जैसे हमारा मान लो जो शरीर होता है,
मुख्य रूप से जो रक्त को शुद्ध करता है वो किडनी जो है वो उसका कार्य होता है ब्लड को शुद्ध करना। लेकिन जब किडनी जो होता है वो फेल हो जाता है या अपना काम करने में असफल हो जाता है तो ब्लड में मतलब वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक तत्व जो होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, जो बढ़िया होता है, काम बढ़िया करता है तो वो निकाल देता है। लेकिन जब वो अपना काम किडनी अपना काम करने में असफल हो जाती है तो ब्लड में जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ हैं या अनावश्यक तत्व होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो फिर हमारे शरीर में दिक्कत करने लगती है। ठीक है, जब वो अधिक दिक्कत करने लगती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस मतलब फिर वो बाहर से उसको जो क्या करते हैं, ब्लड को छाना जाता है, मतलब ब्लड मतलब क्या किया जाता है, ब्लड को डाला जाता है। ठीक है, मतलब शुद्ध किया जाता है, डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है बराबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो जब मतलब किडनी अपना काम करने में असफल हो जाती है तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को ब्लड के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो ये भोजन का जो पाचन होता है कहाँ प्रारंभ हो जाता है, ये मुंह में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जो मनुष्य के दांत होते हैं, ठीक है, ये किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो पाचन तंत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, किस्म के पाचन तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तो जो खाना होता है हमारा तो वो मुँह से ही पचना शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन सा है। तो फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के भी सहायक होता है और कैल्शियम भी सहायक होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, और रक्त में जो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो 60% होती है। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती है यहाँ पे कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है जैसे मान लो आप कहीं कट जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वहाँ की कोशिका जो होती है वो टूट जाती है, खराब नष्ट हो जाती है। तो जो दूसरी आजू बाजू की जो कोशिकाएँ होती हैं तो वो जो रिक्त स्थान होता है उसको मतलब आपस में मतलब उनकी संख्या बढ़ जाती है, कोशिकाओं की, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जुड़कर वो जो रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति कर देती हैं। चलिए अगला देखते हैं, गति के नियम किसने दिए हैं। तो गति के नियम मतलब न्यूटन ने दिए हैं, आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। और इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया थी 1683 या 86 या कुछ। चलिए इसकी बात नहीं करेंगे हम, डाउटफुल वाली। ठीक है, तो गति के नियम किसने दिए हैं, तो आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया जो कि आई थी, ठीक है, 1683 या 86 के बीच में आई थी। ठीक है, तो ऐसे था कुछ, चलो इसको छोड़ देना, आप इसको याद मत करना। ठीक है, तो पुस्तक की बात करें, वो प्रिंसिपिया जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने गति के 3 नियम बताए थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए हैं अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी वो प्रिंसिपिया, उसमें 3 नियम बताए थे। कौन कौन से, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, चलिए इसको रिपीट करते हैं, गति के नियम किसने दिए हैं। ठीक, गति के किसने नियम दिए हैं, तो आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। और कितने नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से, जड़त्व का, संवेग का और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अगला देखते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्या है, प्रश्न नंबर 196, DPT दवा किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, DPT दवा किन रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो ये होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के जो है दवा इसके बचाव के लिए, टिटनेस के बचाव यानी तीनों के बचाव के लिए इस प्रयोग में आती हैं। अगला देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है, किसने, डार्विन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि कहाँ होती है, तो ये टखने में होती है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी संस्थान यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूरॉन हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला है और लास्ट है, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ईंधन का कार्य करता है। जैसे कि मान लो आप, जैसे इंजन है, गाड़ी है, मोटर है, उसमें जब डीजल पेट्रोल आप डालते हैं, ठीक है,
जब डालते हैं तभी वो चलती है ठीक सुचारू रूप से, अब ऐसे नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यानी जो हमारे शरीर में ईंधन का कार्य जो होता है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने यार दोस्तों में प्लीज़ सब शेयर ज़रूर कर देना। ये चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जब सब्सक्राइब करिए तो साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो मैं कल फिर अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें 500 क्वेश्चन की फिजिकल एजुकेशन की एक वीडियो बना रखी है, 500 क्वेश्चन की साइकोलॉजी की एक वीडियो बना रखी है, 1000 क्वेश्चन की जीके और जीएस की है, और 500 क्वेश्चन की हिंदी की है एक वीडियो, ठीक है। तो ये सारी वीडियो यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है, और ये कंप्लीट वीडियो, इनको पढ़ लेंगे आप तो दूसरी वीडियो पढ़ने की आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।